आज के इस वीडियो में हम इंटरफेरोमीटर के बारे में पढ़ेंगे, जो एम्पलीट्यूड स्प्लिटिंग का एक एग्जाम्पल है। जैसे हमने पिछले लेक्चर में थिन फिल्म के बारे में पढ़ा था, उसी तरीके से इंटरफेरोमीटर भी। तो यहाँ पर हम माइकलसन इंटरफेरोमीटर के बारे में पढ़ेंगे जनरली। तो इंटरफेरोमीटर पहले समझ लेते हैं कि क्या होता है। इंटरफेरोमीटर एक ऐसी डिवाइस होती है जो लाइट को स्प्लिट करती है टू बीम में, जो अलग अलग पाथ से चलेगी और उसके बाद वो रिकम्बाइन होगी। तो जब लाइट दो अलग अलग पाथ से आएगी, रिकम्बाइन होगी, तो आपको क्या देगी? इंटरफेरेंस का पैटर्न देगी। इसकी वजह से हम छोटी छोटी डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं, उसमें चेंज को कर सकते हैं, कि प्रॉपर्टी के बारे में जान सकते हैं कि लाइट कैसी है, उसका मटेरियल जान सकते हैं। तो मेनली जो इसका इस्तेमाल होता है कि वेवलेंथ और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में जो चेंज होता है उसको निकालने के लिए होता है। तो मेनली जो ज़्यादातर इस्तेमाल होता है वो वेवलेंथ निकालने के लिए होता है। तो इसकी हेल्प से हम लाइट की वेवलेंथ को निकाल सकते हैं। तो माइकलसन इंटरफेरोमीटर के बारे में अब आगे पढ़ेंगे। तो इंटरफेरोमीटर मैंने आपको बताया कि क्या डिवाइस होती है जो लाइट को स्प्लिट करती है, जो दो अलग अलग पाथ से जाएगी और उसके बाद वो रिफ्लेक्ट होती है और रिकम्बाइन करके इंटरफेरेंस का पैटर्न देती है। ठीक है। तो माइकलसन ने जो इन्वेंटेड किया था, अल्बर्ट ए माइकलसन ने 1880 में, तो उनके नाम से ही इसका नाम माइकलसन इंटरफेरोमीटर रखा गया था। तो इसका फिजिक्स में बहुत वाइडली इस्तेमाल किया जाता है और ऑप्टिक्स में मेजरमेंट ऑफ वेवलेंथ, डिस्टेंसेस एंड रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को, तो जैसा ऊपर की लैंग्वेज है सेम लाइक नीचे की भी लैंग्वेज है, उसी तरीके से इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जो माइकलसन इंटरफेरोमीटर है, ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में इसका बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि पहले ये माना जाता था कि लाइट जो ट्रेवल करती है वो किसी एक मीडियम, हाइपोथेटिकल मीडियम था, उसको ईथर बोला जाता था, तो ईथर से ट्रेवल करती थी। तो माइकलसन ने ये शो करा कि लाइट ईथर से ट्रेवल नहीं करती है, लाइट को ट्रेवल करने के लिए कोई मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है। तो यहाँ पर जो मैंने ये डायग्राम बनाया है, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये इसका एक्सपेरिमेंटल डायग्राम है, मतलब लैब का है। तो ये एक लाइट का सोर्स है, देखिए जैसे ये ऐसे है सेम। तो यहाँ से लाइट निकल के गई और ये बीम स्प्लिटर है। ये सेमी सिल्वर्ड ग्लास प्लेट होती है। सेमी सिल्वर्ड कहने का मतलब इसके पीछे सिल्वर की कोटिंग होती है, कि ताकि इसका कुछ पार्ट क्या हो जाए, रिफ्लेक्ट हो जाए, और इसका कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट हो जाए, जैसे एम्पलीट्यूड स्प्लिटिंग में होता था। तो इसीलिए मैंने आपसे बोला था कि एम्पलीट्यूड स्प्लिटिंग का एग्जाम्पल है। उसके बाद जो लाइट आई इस पाथ से, जो ये ट्रांसमिट हुई, वो इस पाथ से जाएगी। यहाँ पर एक मिरर होता है, ये मिरर M2 देखिए, इससे टकराती है और वापस आती है। ठीक है। और इसका जो कुछ पार्ट यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ था वो भी यहाँ से टकराता है और ये वापस आता है। ठीक है। अब यहाँ पर जो सेमी सिल्वर गिलास प्लेट है, इससे लाइट और डायरेक्शन में भी जा सकती है, लेकिन हम इस तरफ की डायरेक्शन में जाने वाली लाइट को देखेंगे। तो यहाँ से ये लाइट आई और वापस जाके ऐसे आ गई। यहाँ से जो लाइट आई वो इसको क्रॉस करके फिर यहाँ आ गई। अब ये दोनों जो मिलेंगे, ये दोनों के मिलने के बाद ही रिकम्बाइन होंगे, और रिकम्बाइन होने के बाद आपको इंटरफेरेंस का पैटर्न मिलेगा। तो इस तरीके की आपको फ्रिंजेस मिलती हैं। देखिए ये कुछ सर्कुलर फ्रिंजेस हैं। ठीक है। तो इस तरीके की मिलती हैं। तो इसी में क्या लिखना है, इसका प्रिंसिपल लिखना है कि माइकलसन इंटरफेरोमीटर में क्या होता है, एक लाइट की बीम जो किसी सोर्स एस से निकलती है, वो दो पार्ट में आपके डिवाइड होती है। एक पार्ट ये गया, एक पार्ट ये गया। ठीक है। टू इक्वल पार्ट। ठीक है। पार्शियल रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्शन, जो जो पीछे कॉन्सेप्ट था। दीज बीम ट्रेवल इनटू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ये दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, एक यहाँ की तरफ को गई, एक यहाँ को गई, तो ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में गई। प्लेन मिरर M1 और M2 से ये टकरा के आई और बाद में ओवरलैप होके इन्होंने इंटरफेरेंस की पिंचेस दी। ठीक है। तो ये है। तो अब आप यहाँ पर इसकी वर्किंग में भी इसके बारे में लिख सकते हैं, लेकिन इस तरीके से लिखेंगे ज़्यादा बढ़िया होगा। इसमें पहला बीम स्प्लिटर होता है। ये बीम स्प्लिटर का क्या काम होता है? बीम स्प्लिटर का काम होता है, ये जो बीम स्प्लिटर है इसका काम है बीम को दो पार्ट में स्प्लिट कर देना। तो पार्शली रिफ्लेक्टिव ग्लास प्लेट होती है, इनकमिंग लाइट को दो पार्ट में तोड़ती है। इसके बाद मिरर का क्या काम होता है? देखिए मिरर यहाँ लगा था, लाइट यहाँ से गई, इससे टकरा के वापस आएगी, ये काम है। ईच बीम ट्रेवल अलोंग सेपरेट पार्ट, रिफ्लेक्ट ऑफ अ मिरर एंड रिटर्न टू अ बीम स्प्लिटर। तो यहाँ से टकरा के वापस से
यहाँ से टकरा के वापस से बीम स्प्लिटर में आई, ये यहाँ से गई और ये टकरा के बीम स्प्लिटर के पास वापस आई। तो मिरर का काम होता है उसको वापस भेजना। रिकॉम्बिनेशन होता है, इसके बाद जो दोनों बीम आती हैं ये रिकम्बाइन करती हैं, और क्योंकि दोनों में एक फेज डिफरेंस होता है तो आपको इंटरफेरेंस की पिंचेस मिलेंगी। और डिटेक्टर क्या करता है, आपका इंटरफेरेंस का पैटर्न दिखाता है। देखिए ये दो लाइट आई, ये पैरेलल है, तो ये कहीं इन्फिनिटी पे जाके मिलेंगे। तो ऐसी चीज़ों को देखने के लिए हम टेलीस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर डिटेक्टर क्या है, एक तरीके का टेलीस्कोप है जो आपको दिखाएगा कि फ्रिंजेस कैसी बन रही है। ठीक है, तो ये जो था ये माइकलसन इंटरफेरोमीटर के बारे में था। अब हमारा मेन काम है, हमको पाथ डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो माइकलसन इंटरफेरोमीटर में क्या होता है, मोनोक्रोमेटिक लाइट दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर, फिर से वही लैंग्वेज भाई, पार्सली सिल्वर्ड गिलास प्लेट से टकराती है, और उसके बाद वो दो पार्ट में टूटती है, और मिरर M1 और M2 से रिफ्लेक्ट बैक होके इंटरफेरेंस की फ्रिंजेस देती है। यहाँ पर जो D है वो डिस्टेंस बिटवीन बीम स्प्लिटर एंड द मूवेबल मिरर M1 के बीच की डिस्टेंस है। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है, देखिए ये वाला जो डिस्टेंस है ये भी D होगी और ये भी D होगी। ठीक है, और ये थीटा एक ऑफ एक्सिस एंगल है। ठीक है, तो किसी भी ऑफ एक्सिस से अगर रे जा रही है, मतलब टेढ़ी मेढ़ी अगर जा रही है, तो एंगल बिटवीन है रिकॉम्बाइंड बीम एम नॉर्मल, जो वापस जो बीम आ रही है उसके और इसके नॉर्मल के बीच का जो एंगल है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो थिन फिल्म में जो आपका पार्ट डिफरेंस था वो था 2μt cos r। ठीक है, तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारी लाइट अभी ट्रेवल हो रही है वो कौन से मीडियम में हो रही है, ये आसपास जो मीडियम है मिरर से लेके ये बीम स्प्लिटर के बीच का, ये एयर है। तो एयर के लिए ये वाला म्यू कितना हो जाएगा, 1। इसकी थिकनेस कितनी है, लाइट जो ट्रेवल हो रही है वो डी, इतने डी के अंदर जा रही है। तो 2μt cos r के बदले हम लिख सकते हैं 2 की वैल्यू होगी 1, टी के बदले रख देंगे डी, और आर के बदले रख देंगे थीटा। आर और थीटा बराबर नहीं होते हैं, लेकिन ये एक याद करने का तरीका है। तो इस तरीके से जब हम रखेंगे 2μt cos r, तो ये हो जाएगा 2 की वैल्यू 1, टी की वैल्यू डी, और आर के बदले थीटा रख देंगे, तो 2d cos थीटा। तो माइकलसन इंटरफेरोमीटर में किसी अगर थीटा एंगल पे ये रिकम्बाइन हो रही है, ठीक है, तो ये क्या करेगी, ईच आर्म इज लॉन्गर देन 2d, मतलब इस तरफ भी d जा रही है, इस तरफ भी d जा रही है, तो ये d और d मिलके 2d बन गया। तो जो पार्ट डिफरेंस हमारा आया यहाँ पर वो आया 2d cos थीटा। ठीक है, ये ट्रांसमिटेड वेव के लिए है। और मैंने पिछले लेक्चर में थिन फिल्म वाले लेक्चर को आप देखिए और उसको अपना क्लियर कीजिए कि रिफ्लेक्शन के केस में एक एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस आ जाता है, कितने का, λ/2 का। ठीक है, तो ये होगा, तो रिफ्लेक्शन के केस में पार्ट डिफरेंस कितना होगा, 2d cos थीटा तो एक्चुअल है, और इसमें λ/2 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम रिफ्लेक्शन वाली वेव के लिए क्या निकालते हैं, इंटरफेरेंस का पैटर्न निकालते हैं। तो ये जो पार्ट डिफरेंस है 2d cos थीटा प्लस λ/2, ब्राइट फिन जहां पर होगी, जहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, पार्ट डिफरेंस n λ के बराबर होगा। जहां पर डार्क होगा वहां पर 2n+1 λ/2 के बराबर होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो पहला हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए देखते हैं, मतलब ब्राइट फ्रिंज के लिए। ब्राइट फ्रिंज के लिए जो ये पार्ट डिफरेंस है ये किसके बराबर हो जाना चाहिए, n के बराबर हो जाना चाहिए। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो 2d cos थीटा इक्वल टू, यहाँ पर n था और ये इस तरफ चला गया, मतलब यहाँ से यहाँ चला गया। ठीक है, तो माइनस में आ गया, तो यहाँ पे 2d cos थीटा किसके बराबर हो जाएगा, लैम्डा कॉमन लोगे तो n-1/2 के बराबर ये आ गया। ठीक है, तो आपको d निकालना है, तो ये होगा लैम्डा इंटू n-1/2 अपॉन डी, नहीं मतलब क्या, 2 cos थीटा, इतना आ जाएगा। तो n-1/2 लैम्डा अपॉन 2 cos थीटा, ये d की वैल्यू निकल गई कि यहाँ से ये जो पार्शियल रिफ्लेक्शन जब बीम स्प्लिटर से लेके मिरर के बीच की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए। इसके बाद हम अगले केस में आते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए यही जो पार्ट डिफरेंस है वो किसके बराबर हो जाएगा, 2d cos थीटा प्लस λ/2 बराबर हो जाएगा n λ प्लस λ/2। मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे लैम्डा का इंटू कर दिया इसमें। ठीक है, इसको थोड़ा सा अगर हम सॉल्व करेंगे, λ/2 से λ/2 कैंसिल हो गया, तो 2d cos थीटा के भाग किसके बराबर हो गया,
एन लैम्डा के बराबर होगा। तो यहाँ से अगर आप डी निकालोगे तो डी निकालने के केस में क्या हो जाएगा, एन लैम्डा अपॉन 2 cos थीटा। तो यहाँ पर भी डी निकल गया, तो यहाँ पर मेन वेरिएबल डी है। ठीक है। नॉर्मल इंसिडेंस अगर होगा, ठीक है, नॉर्मल इंसिडेंस के केस में थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि आपका इंसिडेंट एंगल कितना है, आई कितना है 90, तो आर आर कितना होगा 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। नॉर्मल ऐसे करके नॉर्मल इंसिडेंस हो रही तो नॉर्मल के साथ साथ ही वेव जाएगी, तो ये नॉर्मल के साथ जो आर का जो एंगल बन रहा है वो कितना है, 0 हो जाएगा। ठीक है। तो उस केस में यहाँ पर जो हमारा पार्ट डिफरेंस होगा वो 2d cos थीटा, थीटा के बदले कितना रख देंगे, हम 0 रख देंगे। तो 2d cos 0 की वैल्यू 1, तो वह पार्ट डिफरेंस क्या गया, 2d प्लस λ/2 आ गया। तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि माइकलसन इंटरफेरोमीटर में नॉर्मल इंसिडेंस में पार्ट डिफरेंस कितना होगा। तो ये जो केसेस हैं ये माइकलसन इंटरफेरोमीटर के लिए हैं। तो माइकलसन इंटरफेरोमीटर की मेन आपको वर्किंग समझनी है, तो ये वाले पार्ट को आप पूरा समझिए। और जो ये लेंथ है ये डी है। ओके, ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में।